हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज सभी पता है कि हम लोग बायो का हम लोग सीयूटी का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 भी सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 की बारी है। और इससे पहले आपको याद आ रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लिए हैं। अगर अभी तक आप लोग में से कोई बच्चा अभी तक सिलेबस नहीं पता है कि सर बायो डोमेन का सिलेबस क्या होता है, तो सबसे पहले इसी चैनल पे आप जाइए और वहाँ पे जाके सिलेबस देख लीजिए। कंप्लीट हम स्ट्रेटजी बताए हैं, कैसे कैसे उसको पढ़ाई करना है, क्या कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से बार बार एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सर्कुलेट करता है, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो या फिर असर्शन रिवीजन के फॉर्मेट में हो, किस बुक से पढ़े, ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे डिटेल में बात किए थे। साथ ही साथ हम लोग CUT 2024 का पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो भी अभी तक आप लोग नहीं देख रहे हैं तो सबसे पहले जाइए वीडियो को देखिए। वहाँ पे देखने पे ये पता चल जाएगा कि सर एग्जामिनर जो है एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मैचिंग में कहाँ से टॉपिक क्वेश्चन लाता है। ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पर बात किए। आज की क्लास में हम देखने वाला है पार्ट 3, यानी कि मॉडल पेपर जो है एक 3 है, जिससे आपसे वादा किए थे कि CUT एग्जाम तक एक आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। उस कलेक्शन करने के लिए आप एक कॉपी बना के रखिएगा, जिसमें सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स, कीवर्ड, ये जितनी भी बातें हैं सारे बातें अपने कॉपी में उसको नोट करते चलिए, जो कि आप जब एग्जाम के लिए आओगे वहां पे आप रिवाइज करके आओगे तो आपके लिए बेनिफिट या फिर कहना फ्रूटफुल साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के और देखते हैं आज पेपर में कौन कौन से, मतलब आज के जो मॉडल पेपर है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं पिछले साल पूछे गए हैं और हो सकता है इस साल के पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? देखो देखो, ये क्वेश्चन जो है ना आपका बाईलैंग्वेज फॉर्म मिलने वाला है। बाईलैंग्वेज फॉर्म मिलने की मतलब आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ए लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट फेजेस। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है ना, उस ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल होती है अलग अलग फेजेस में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। हिंदी में देख सकते हैं किसी व्यक्ति का जीवन चक्र विभिन्न चरणों में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए जानवरों में किशोर अवस्था से किशोर अवस्था के बाद निम्नलिखित चरण आते हैं। मतलब सपोज के लिए हम हो गए, आप हो, कोई जानवर हो गया, उसमें हम बात कर रहे हैं वो किशोरावस्था पे आ गया। किस पे आ गया भैया? किशोरावस्था वाले स्टेज पे आ गया है, यानी कि वो किस स्टेज पे आ गया है? वो जुवेलाइन फेज पे आ चुका है। अब पूछा जा रहा है सर जब किशोरावस्था में कोई व्यक्ति आ गया है उसके बाद उसका कौन सा फेज आएगा? ठीक है, तो उसके बाद आप ध्यान देना, सबसे पहले बच्चा क्या होता है सर? चाइल्ड होता है ना, बच्चा छोटा होता है, चाइल्ड होता है। यहां से हम थोड़ा सा चलो, बच्चा क्या है सर? पहले चाइल्ड है, बच्चा चाइल्ड है, फिर उसकी क्या आ गई? प्यूबर्टी आ गई। फिर क्या आती है सर इसके बाद? उसका जुवेनाइल फेज आता है, यानी कि बच्चा अब मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद वो क्या करेगा? वो जैसे ही जुवेनाइल फेज पे आ जाता है उसकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है सर? रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो क्या हो जाती है? वो स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चे के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होने लग गया। अब बच्चा क्या करेगा? वो उसकी मतलब अब वो कॉपुलेशन करेगा, है ना, वो जो व्यक्ति पॉपुलेशन करेगा और अपने जैसे खुद ही अपने जैसे मतलब प्रजनन करके अपने जैसे जीव जंतु का उत्पन्न कराएगा। यानी कि अब जो जुवेनाइल फेज के बाद जो स्टेज आती है, या कह लें अब उसकी जो किशोरावस्था के बाद जो उसकी स्टेज आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रजनन चरण के नाम से जानते हैं। अब वो बच्चा जैसे किशोर हो गया, अब उसमें प्रजनन की क्षमता आ जाती है, गैमिट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मेल है ना, मेल है तो मेल गैमिट बनाएगा, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और फीमेल है ना, क्या भैया? फीमेल है तो ओवा या फिर एग का फॉर्मेशन करेगी, ओवा या फिर एग का फॉर्मेशन करेगी। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक बातें, यानी कि पहला लेसन जो आपका था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना, उसी में से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। चलिए, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी।
पहले के जितने लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अपने कॉपी में ये सभी बातें इसको नोट करते हुए चलिएगा, है ना। और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में हॉनेस्टी वे में बताइएगा कि सर मेरे आउट ऑफ 50 या 40 जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें से मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, अपने रिप्रोडक्शन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करें, क्या दिया है सर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं सर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा, है ना, वो क्या होगा, निषेचन, यानी कि क्या होगा, बॉडी से बाहर हो रहा है। कहां हो रहा है भैया, बॉडी से बाहर हो रहा है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है, अकर्स इन द मेजॉरिटी ऑफ। हम बात कर रहे हैं सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, सबसे पहले क्या हुआ सर, गैमिट बना, गैमिट्स बना। अब गैमिट्स कौन सा बनेंगे सर, मेल है तो मेल गैमिट और फीमेल है तो फीमेल गैमिट। ये तो बात क्लियर है सर, मेल है तो मेल गैमिट बन गया, मेल गैमिट बन गया। ये आई होप दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, मेल है तो मेल गैमिट बन गया और फीमेल है तो फीमेल गैमिट बन गया, है ना। ये आपका बन गया फीमेल गैमिट और दूसरा मेल गैमिट। ठीक है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बन गया। ये दोनों बनने के बाद अब क्या होंगे, ये आपस में कॉपुलेशन करेंगे। जो पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, कॉपुलेट्स करेंगे। और कॉपुलेट्स होने के बाद ये क्या करेंगे, इनकी गैमिट का क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा। इनकी गैमिट का क्या हो जाएगा सर, इनकी गैमिट क्या होगा, फ्यूज करेगा, है ना, फ्यूज करेगा। अब गैमिट जैसे ही फ्यूज किया, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज किए, और फ्यूज होने के बाद क्या होता है सर, इसी फ्यूज होने के जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब पूछा जा रहा है सर कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा प्लांट है या एनिमल है जिसमें ऑलमोस्ट जो मेजोरिटी होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या फंजाई में देखने को मिलता है, क्या लिवर वुड्स में देखने को मिलता है, क्या एल्गी में देखने को मिलता है, या फिर मॉसेस में देखने को मिलता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है, अधिकांश बाहरी निषेचन होता है, ये किस में देखने को मिलता है, तो आप बताना सर, सहवाल में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है सर, सहवाल में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि एल्गी, है ना, एल्गी को और किस नाम से जानते हैं। तो जो एल्गी होता है ना, ये सबसे लोअर लोअर प्लांट्स होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर, थैलोफाइट्स के नाम से जानते हैं, थैलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग रूट स्टेम और लीव्स, है ना, तीन चीज बात करेंगे, रूट स्टेम लीफ, यानी कि जड़, तना और पत्ते में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। रूट स्टेम लीव्स आर नॉट डिफ्रेंशिएट, आर नॉट डिफ्रेंशिएट। जब भी ये बात आ जाइए आपको कि रूट स्टेम और लीफ हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग उसको थैलोफाइट करते हैं। और थैलोफाइट का गुड एग्जांपल होता है आपका एल्गी। बात समझ में आ गई। अच्छा, एल्गी में आपको बताएंगे सर, एल्गी में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप के क्या होते हैं सर, पिगमेंट होते हैं। जैसे कि एक पिगमेंट हो गया आपका ग्रीन, है ना, एक पिगमेंट हो गया रेड, एक पिगमेंट हो गया ब्राउन। ये इसमें और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतनी बात आप नोट करेंगे अपने कॉपी में कि जब भी एल्गी बात करें, ये लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर डिवीजन होते हैं। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्या होता है सर, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसको हम थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं, जिसमें रूट स्टेम्स और लीफ में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, है ना। और इसमें पिगमेंट जो होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, येलो आपका रेड पिगमेंट होता है, ब्राउन पिगमेंट होता है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एल्गी। तो जितने लोग एल्गी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाने वाला है, करेक्ट हो जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन एल्गी, देखो एल्गी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। एन एल्गी, एन एल्गी दैट इज द मल्टी सेलुलर। जो एल्गी होती है वो कैसा होता है सर, मल्टी सेलुलर होता है।
ठीक है, यानी कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर भी होते हैं। एंड फिलामेंटस, अब वो एल्गी में क्या होगा सर, फिलामेंट पाया जाएगा जिसकी मदद से जितने भी लोअर एल्गी होते हैं जैसे वॉलवॉक्स हो गए, क्लेमाइडोमोनास हो गए, इनमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं, फ्लेजिला पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ द एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब जैसे हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल बात कर रहे हैं कि ऐसे एल्गी जो कि मल्टीसेलुलर हो, फिलामेंट हो उनके पास, और वो एसेक्सुअल मोड ऑफ उनकी लाइफ साइकिल उनको परफॉर्म होती हो, ड्यूरिंग which the mitotic division occurs after the formation of zygote। अब पूछ रहा है सर वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं तो किस फेज के बाद उनमें क्या हो रहा है, उनमें क्या हो रहा है सर, जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि भ्रूण का निर्माण हो रहा है किस फेज के बाद। तो ऑप्शन देखते हैं, क्या वेजिटेटिव सेल्स, सिंगल एन एंड डिप्लॉयटिक गैमिटेंजिया। अच्छा, यहाँ पे सिंगल एन का मतलब क्या होता है और 2n का मतलब क्या होता है, कहीं भी आपको सिंगल एन देखने को मिल जाए इसका मतलब होता है सर हैप्लॉइड कंडीशन। क्या बोलते हैं सर, इसको हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। वहीं पे आपको 2n देखने को मिल जाए इसको बोलते हैं सर डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं इसको सर, डिप्लॉयड कहते हैं। वहीं पे 2n से ज्यादा मिल जाए यानी कि 3n 4n 5n इससे मिल जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीपोलाइडी के नाम से जानते हैं। तो ये बातें आप इसको, छोटी सी बातें इसको ध्यान में रखिएगा। आगे दे रहा है सर, वेजिटेटिव सेल इज द 2n एंड द हैप्लॉइड गैमेटेंजिया इज द n। क्या ये बात सही है? क्या दे रहा है कि बोथ द डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल एंड द गैमेटेंजिया, या फिर हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हैप्लॉइड गैमेटेंजिया। जब भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है यानी कि इसमें कहीं ना कहीं हैप्लॉइड कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सिंगल एन वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जब ये सिंगल एन वाली कंडीशन मिलेगी, जायगोट बनेगा कब, तो जब एन और एन यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब आपस मिलेंगे, और आपस में मिलने के बाद क्या बनाते हैं सर, जायगोट जब बनाएंगे, और यही जायगोट क्या होते हैं सर, 2n के होते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन का होता है। हमसे यहाँ पूछा सर ए सेक्सुअल की बात करने के लिए, तो यहाँ पे आपको हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल भी देखने को मिलेगा और हैप्लॉइड गैमेटेंजिया भी देखने को मिलेगा, तब जाके ये आपका प्रोसेस परफॉर्म होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाने वाला है। जितने आप लोग में से तमाम सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, तो जितने लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, यानी कि तो यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़े हम लोग, और 4 देखें क्या कि एन ऑर्गेनिज्म, क्या दे रहा है सर, एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस। जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है सर, रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली, सॉरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और एसेक्सुअली, बोथ ऑफ मेथड से रिप्रोड्यूस कर रहा है। कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। आगे बात कर रहे हैं क्या कि the type of reproduction adopted by the organism is the reproduce dependent on। क्या पूछ रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके लिए अब अडॉप्ट हो जाएगा, यानी कि एक जीव लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से प्रजनन कर सकता है। ठीक है, किसी जीव द्वारा प्रजनन के लिए अपनाए जाने वाले प्रजनन का प्रकार किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया है, ए हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या किसी जीव की आवास और रूपांतरण पे विशेषता पे डिपेंड करता है, या फिर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी जीव की आकृति, विज्ञान और शरीर की संरचना पे डिपेंड करता है, या फिर मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव की आकृति, विज्ञान और शरीर विज्ञान पे डिपेंड करता है, या फिर ऑप्शन डी कि ऑर्गेनिज्म हैबिटाट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप, यानी कि जीव की आकार, आवास, है ना, उसकी शरीर विज्ञान और अनुवांशिक की संरचना पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड पे रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो डिपेंड करेगा सर, आप बताओगे सर, वो डिपेंड करेगा हैबिटाट एंड मॉर्फोलॉजी फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किस पे डिपेंड करेगा सर, उसके हैबिटाट और मॉर्फोलॉजी फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा। बताइए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो भी टर्म्स आपके सामने लिख रहे हैं वो सारे टर्म्स अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आपसे पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, हर बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। क्या पूछ रहा है सर कि ए फ्रूट, कोई फ्रूट है, ठीक है, कोई फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स
विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कोई फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया यानी किसी भी फल का निर्माण हो गया बिना निषेचन के द्वारा, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? देखो यहां से आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो आपके फ्रूट्स में पूछ लिया, इसी तरह आपसे एनिमल में पूछेगा। किसमें पूछा सर? फ्रूट्स में पूछा, और इसी तरह आपसे एनिमल में पूछेगा, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, एनिमल में पूछा और आपके फ्रूट्स में पूछा तो क्या बताओगे? तो एनिमल की जब भी बात आएगी तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं इसको? पार्थिनोकार्पी के नाम से जानते हैं। वहीं पे जब हम एनिमल्स की बात करेंगे कि कोई भी ऐसे एनिमल का फॉर्मेशन हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो फिर उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। देखो बारीकी से इसमें डिफरेंस है ना, बारीकी से इसमें डिफरेंस है, और बच्चे यहीं पे क्या हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं आता हुआ आंसर भी। जब भी एनिमल की बात की जाएगी पार्थिनोजेनेसिस बोलना, और जब भी प्लांट्स की बात की जाएगी तो वहां पे पार्थिनोकार्पी कहना। बात समझ में आ गई? प्लांट की जब बात करेंगे, फ्रूट्स की बात करेंगे तो पार्थिनोकार्पी की बात करेंगे, और एनिमल्स की बात करेंगे तो फिर उसे हम बोल देंगे पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है सर? फ्रूट के बारे में पूछ रहा है, तो हम बता देंगे सर पार्थिनोकार्पी। क्या बता देंगे सर? पार्थिनोकार्पी। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है सर? इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है, इसका एग्जाम्पल आप जानते हो शुगर केन। क्या हो जाएगा सर? शुगर केन हो जाएगा, फिर आपका रोज हो जाएगा, है ना, फिर आपका जैस्मिन हो जाएगा, है ना, जैस्मिन, फिर आपका पोटैटो हो जाएगा। तो ये तमाम सारे एग्जाम्पल हैं जो कि इसको आप ध्यान रखना वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि जो सिंगल प्लांट्स होता है उसकी बॉडी को कट करते हैं, है ना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर वहां से हम क्या कर लेते हैं, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करा देते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का जितने लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का जितने लोग ए बता रहे हो, 5 का सी, अच्छा, यहाँ पे फ्रूट्स बोला है ना, अच्छा हम भी यहाँ पे गलत लगा दिए, फ्रूट्स बोला है तो पार्थिनोजेनेसिस, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो अपना, ये एनिमल है और ये क्या है आपका? फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या बताओगे सर? पार्थिनोजेनेसिस। आपका फ्रूट्स पूछा है यानी कि पार्थिनोजेनेसिस यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर कर दोगे। क्या कर दोगे सर? पार्थिनोजेनेसिस आप यहाँ पे करेक्ट आंसर कर दोगे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमको लगा यहाँ पे एनिमल पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रूट पूछा है, फ्रूट पूछेंगे तो पार्थिनोजेनेसिस बता दोगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दे रहा है सर? नॉन प्रिमिटिव मैमल्स। किसकी बात कर रहे हैं सर? नॉन प्रिमिटिव मैमल्स की बात कर रहे हैं, लाइक काऊ हो गया, डॉग्स हो गए, फीमेल सोस। ये जो नॉन प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं, अब देखो काऊ को देख लो और डॉग को देख लो, इसमें क्या होता है सर? हमेशा इन लोगों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता। इनकी जो फीमेल्स होती हैं, जैसे काऊ हो गए, डॉग हो गए, उनमें सीजनली क्या होते हैं, वो प्रेग्नेंट होती हैं। ऐसा नहीं कि वो साल भर में कभी भी प्रेग्नेंट हो जाती, नहीं, इनमें क्या होता है सर? सीजनल। जैसे डॉग है तो ये जब ठंड स्टार्ट होने वाला रहता है उस दौरान ही प्रेग्नेंट होती हैं और ठंड में आके बच्चा दे देती हैं। तो ये जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? क्या इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है? नहीं। क्या इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं। क्या इसमें बोथ ए एंड बी कर सकते हैं? नहीं। इसमें हम बताएंगे सर ओएस्ट्रोरस, है ना, एस्टोरस। एस्टोरस मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीजनली क्या हो रहा है, प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी परफॉर्म हो रही है, तो उनको ओएस्टिसस के नाम से जानते हैं। और एग्जांपल काऊ और डॉग यहाँ पे आप बता दोगे, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो ये चीज के लिए भी आप बी अलर्ट रहिएगा। ये लास्ट ईयर के पेपर में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि द प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन एंजियोस्पर्म। क्या पूछ रहा है सर? ऐसा प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके कारण जो आवृत्ति बीजी पौधे में युग्मजन का निर्माण होता है, ये किससे होता है? क्या इसको प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिंगजिमी कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, है ना, फ्यूजन कहते हैं, या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं? किसमें पूछ रहा है पहले ये ध्यान देना, किसमें पूछ रहा है सर? एंजियोस्पर्म में पूछ रहा है। और एंजियोस्पर्म में क्या पूछ रहा है सर? जाइगोट का फॉर्मेशन कब होगा? जब फिजन होगा ना, तभी जाके क्या होगा सर? जाइगोट का फॉर्मेशन भी आपका हो जाएगा। यानी कि 7 का सी आप यहाँ पे बता दोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि इन विविपेरस एंड ओविपेरस एंड विविपेरस। सबसे पहले ये जानना ओविपेरस मतलब क्या होता है और विविपेरस मतलब क्या होता है। ओविपेरस मतलब क्या? ओविपेरस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो अंडा देते हैं, जो एग ले करते हैं, है ना। और विविपेरस मतलब क्या? जो
चाइल्ड बर्थ करते हैं, है ना, चाइल्ड बर्थ करते हैं यानी कि बच्चा पैदा करते हैं। तो इसमें मैमल्स आ जाएंगे आपके, मैमल्स। इसमें क्या आ जाएंगे सर, बर्ड्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, वी पेयर्स एनिमल पेयर्स whose offsprings are undergo the more this immediately after the birth। इसमें कौन सा है जो कि more immediately after birth हो जाए, यानी कि अंड प्रजनन और विवी पेरस जंतुओं में किसकी संतान को जन्म के तुरंत बाद अधिक खतरा होता है ना। अब देखो किसको अधिक खतरा होगा। अब देखो बच्चा जन्म लिया, 9 मंथ तो मम्मी के पेट में था, या फिर कह लें कि जो भी फीमेल में जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो ओवीपेरस वाले होते हैं वो क्या दे रहा है, तुरंत बच्चा दे रहा है, सॉरी अंडा दे रहा है। तो ये अंडा जो है जैसे इन्वायरमेंट में आएगा तो उसका टेम्परेचर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इसमें क्या होगा, ओवीपेरस के जो बच्चे होंगे उसको ज्यादा खतरा होगा अपने इन्वायरमेंट से। लेकिन वहीं विवीपेरस की बात कर लें, ये आराम से सर्वाइव कर सकता है किसी भी सीजन में जब उसका बर्थ होता है। तो क्यों, क्योंकि वो 9th मंथ या फिर 8 मंथ या फिर 10 मंथ अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे वो क्या करता है, अपने मदर के पेट में ही क्या होता है इन्वायरमेंट वो सर्वाइव कर लेता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हम क्या बताना है सर, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है दैट करस्पॉन्डिंग टू द फीचर दैट इज प्रेजेंट इन हाइड्रा। हाइड्रा में करेक्ट स्टेटमेंट क्या प्रेजेंट हो सकता है, कौन सा फीचर प्रेजेंट हो सकता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या हाइड्रा एसेक्सुअल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में, क्या ये बात सही है। क्या जो हाइड्रा है वो यूनिसेक्सुअल बर्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या जो हाइड्रा होता है मल्टी सेलुलर बर्ड का फॉर्मेशन करता है, या फिर हाइड्रा आपका प्रोकैरियोट्स होता है। जब भी प्रोकैरियोट्स दिखे और उसमें बैक्टीरिया ना दिखे तो तुरंत उसको आंसर को क्या कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। और जब प्रोकैरियोट होगा तो यूनिसेलुलर होगा, यहाँ पे मल्टी सेलुलर, तो इसलिए गलत हो जाएगा। सर जो हाइड्रा होता है वो सेक्सुअल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है अंडर द फेवरेबल कंडीशन। यहाँ क्वेश्चन आपसे खेल दिया, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल बर्ड नहीं होता है सर, मल्टी सेलुलर बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है हाइड्रा में। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो कि आपका जो हाइड्रा है उसमें क्या होता है सर, मल्टी सेलुलर बर्ड का फॉर्मेशन होता है, उन सभी लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान देना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास कि फाइंड द स्टेटमेंट। देखो करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे भर भर के एग्जामिनर पूछता है, और असर्शन रीजन वाला भी क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ आपका मैचिंग वाला भी क्वेश्चन पूछ ले, अभी आएगा इसमें भी। क्या दे रहा है, फाइंड द स्टेटमेंट दैट करेक्टली करस्पॉन्ड्स टू द कुकुरबिटा प्लांट। जो कुकुरबिटा प्लांट है उनके रिस्पेक्ट में बताना है कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो जब तक आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक यहाँ से आप करेक्ट आंसर नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, देखो यहाँ पे दिया है कुकुरबिटा प्लांट में इट इज डायोसियस प्लांट। जो कुकुरबिटा प्लांट होते हैं वो डायोसियस प्लांट होते हैं, नहीं भैया डायोसियस प्लांट नहीं होते हैं। तो जहां जहां डायोसियस दिखा वहां वहां हम क्या कर देंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। देखो एलिमिनेट करके भी हमको नहीं आता हुआ अभी आंसर, हम अपने आप को आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। देखो जो कुकुरबिटा प्लांट वो मोनोसियस होता है, क्या होता है सर, मोनोसियस होता है। तो डायोसियस जहां जहां दिखा वहां वहां हम इसको कट लगा देंगे। अब देखो अब मोनोसियस ये बचा और ये बचा, इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी में कि मोनोसियस प्रोड्यूस स्टेमिनेट्स एंड क्रिस्टलेट फ्लावर इन द डिफरेंट प्लांट। ये डिफरेंट प्लांट की बात नहीं करते हैं भैया, ये डिफरेंट प्लांट की बात नहीं करते हैं। तो ये भी अपना क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही बचेगा कि ये क्या होता है, मोनोसियस प्लांट होते हैं जो कि बोथ स्टेमिनेट्स और क्रिस्टलेट फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं ऑन द सेम प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द सेम प्लांट पे परफॉर्म करते हैं, और इसीलिए क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो उनका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कुकुरबिटा प्लांट होता है ना ये एक लिंगी होता है और इसमें एक ही पौधे में स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों तरह के फूल पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 का, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाने वाला है, करेक्ट हो जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि द फीमेल गैमेटोफाइट्स फ्लावर, क्या पूछ रहा है सर, फीमेल गैमेटोफाइट्स फ्लावर जो है ना, फॉर्म द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज। क्या पूछ रहा है, निषेचन की प्रक्रिया के बाद बनने वाले जो मदा
मादा गैमेटोफाइट्स होते हैं वो किस नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि इनका अदर नाम पूछा जा रहा है। क्या इसको एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, क्या इसको एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, क्या जायगोट के नाम से जानते हैं, या फिर मैच्योर सीड के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होगा सर, हम बताए थे, आपको कई दफा बता चुके हैं कि जब भी फीमेल गैमेटोफाइट्स की बात करें और फीमेल गैमेटोफाइट्स में क्या बनते हैं सर, एम्ब्रियो सैक बनते हैं। क्या बनते हैं सर, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियो सैक देखिए ऑप्शन कहां दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है एम्ब्रियो सैक, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का बी जितने लोग बता रहे हैं, 11 का बी जितने लोग बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और अपने कॉपी में एक और क्वेश्चन करेक्ट कर लोगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑटोगेमी, क्या पूछ रहा है सर, द प्रोसेस ऑफ ऑटोगेमी पॉलिनेशन कैन अकर द कैस्मोगैमस फ्लावर। अब सबसे पहले ये जानो पॉलिनेशन का मतलब होता क्या है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहां से कहां तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहां तक जाएगा सर, एंथर से स्टिग्मा तक अगर कोई पॉलन ग्रेन ट्रांसमिट होता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें कितने फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं या फिर क्या कितने वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं इसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो सबसे पहले एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, किसी इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर किसी ये सारे बातें आप बता सकते हो। ठीक है, यहां से क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसमिट हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं सर, पॉलन मैच्योर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल्स, क्या जो पराग बीजांड है उसकी परिपक्वता पहले हो जाते हैं। क्या ओव्यूल्स मैच्योर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ पॉलन, यानी कि ओव्यूल्स जो मैच्योर हो रहे हैं पॉलन ग्रेन के बाद, क्या द मैच्योरेशन ऑफ पॉलन एंड द ओव्यूल्स अकर साइमल्टेनियसली, या बोथ द एंथर एंड स्टिग्मा आर द इक्वल लेंथ। इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ पॉलन की बात कर रहे हैं और ओव्यूल्स की बात कर रहे हैं, वो एक का एक होके क्या होते हैं आपस में मतलब मैच्योरेशन हो जाते हैं, यानी पराग और बीजांड का परिपक्वता एक साथ होती है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी कि 14 की तरफ। 14 दिया है कि देखो, द स्ट्रक्चर डेट आर विजिबल विद इन, कोई स्ट्रक्चर है आपके पास और क्या हो रहा है सर, वो विजिबल हो रहा है। कहाँ विजिबल हो रहा है, तो आप बताओगे विजिबल विद इन द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में वो विजिबल हो रहा है आफ्टर ए ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन को और किस नाम से जानते हैं, ट्रिपल फ्यूजन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। इस डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है सर, एक इसमें दो स्पर्म आते हैं, है ना, पॉलन ग्रेन से दो स्पर्म आते हैं। कहां से आ गए सर, पॉलन ग्रेन से आए गए, पॉलन ग्रेन से आए दो स्पर्म। एक स्पर्म जो होता है, एक स्पर्म, वन स्पर्म्स आर फ्यूज विद, वन स्पर्म जो होता है वो किसके साथ फ्यूज कर लेगा, वो फ्यूज करेगा आपके एग के साथ, है ना। और जो दूसरा स्पर्म होता है, अदर स्पर्म, जो दूसरा स्पर्म होता है वो फ्यूज करता है किसके साथ, वो फ्यूज करता है आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ। वेरी गुड, किसके साथ करता है सर, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। यानी कि एक दफा फ्यूज किया एग के साथ और दूसरी दफा फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी कि दो बार फर्टिलाइजेशन किया, दो बार फ्यूजन हुआ, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन इसको हम लोग कह दिए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, क्या सिनर्जिट n नंबर का होता है, जायगोट 2n का होता है, ये बात तो ठीक लग रहा है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n का हो जाता है। ठीक है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन हो गया। यहाँ पे सिनर्जिट n है, एंटीपोडल 2n है और पोलर न्यूक्लियाइड 2n है, ये गलत हो जाएगा। एंटीपोडल 2n हो गया, बात गलत। सिनर्जिट 2n पॉलीसेक ये 2n का नहीं होता है, 3n का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो पोलर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो कितने का होता है सर, 3n का होता है, यानी पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलता है, और जायगोट 2n का, और सिनर्जिट आपका सिंगल n यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन का देखने को मिलता है। तो ये बात भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जब भी हम बात करें ट्रिपल फ्यूजन की, तो ट्रिपल फ्यूजन जब भी आए यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जब भी आए तो आप बताना सर, सिनर्जिट जो होता है वो सिंगल n का होता है, जायगोट जो होता है 2n का होता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो 3n के होते हैं। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है एन ओव्यूल्स इज अटैच्ड टू द ओवरी, कि क्या बोल रहा है सर कि एक बीजांड जो है वो किससे अटैच हो रहा है, वो अंडाशय की किसकी सहायता से जुड़ा होता है, जो जिसकी सहायता से जुड़ा रहता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या पेडंकल के नाम से जानते हैं, फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं, फडंकल है ना, पेडंकल और लोब्यूल्स है ना, फडंकल, फ्यूनिकल और पिडंकल और लोब्यूल्स किससे साथ जुड़ा रहता है, तो आप बताना सर ये फ्यूनिकल की सहायता से क्या होता है, ओवरी और है ना यहां से जो होता है ये इसके साथ ये जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम तेज चले क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि एन एंडोस्पर्म, क्या पूछ रहा है, एन एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिशनल सब्सटेंस। एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होता है, बी फॉर्म्ड इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ये क्या करता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द मेज ग्रेन इज नोन एज। अब एंडोस्पर्म का जो आउटर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्यूरोनल लेयर के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, जो एल्यूरोनल लेयर होता है ये क्या होता है, न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करता है। किस क्या प्रोवाइड करता है सर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अपने एंडोस्पर्म को, यानी कि एंडोस्पर्म का जो आउटर लेयर होता है अपने एम्ब्रियो को डेवलप कराने के लिए ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करा रहा है, जो कि आउटर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है द इन ए मोनोकॉट प्लांट, किसकी बात कर रहे हैं सर, मोनोकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं। और मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है सर, द डेवलपिंग ऑफ रूट इज प्रोटेक्टेड बाय। अब जो मोनोकॉट प्लांट है ना, एक बीजपत्री में विकासशील जड़ किसके द्वारा संरचित होती हैं, है ना, तो रूट कैप के द्वारा, सिलोपिटल के द्वारा, रेडिकल के द्वारा, या फिर कोलोराइजा के द्वारा। तो आप बताओगे सर कोलोराइजा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्या करता है इसको मोनोकॉट प्लांट में रूट के डेवलपमेंट के दौरान प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कोलोराइजा जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द टू कंडीशन, क्या पूछ रहा है सर, दो कंडीशन पूछ रहा है। और वो दो कंडीशन क्या है, दे आर द एसेंशियल टू द स्टोरेज ऑफ सीड इंक्लूडिंग, यानी कि दो बीजों के भंडारण के लिए आवश्यक दो शर्तें शामिल होते हैं। कौन कौन सी शर्तें शामिल होती हैं, कि डिहाइड्रेशन एंड कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर आपका डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी देखने को मिलना चाहिए, या फिर डिहाइड्रेशन एंड वैक्यूम कंडीशन देखने को मिलना चाहिए, या फिर डिहाइड्रेशन एंड टाइटली कंटेनर दिखना चाहिए। तो टाइटली कंटेनर की बात नहीं करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर की भी बात नहीं करते हैं, वैक्यूम कंडीशन की भी नहीं बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी की बात करते हैं। जहां भी सीड का स्टोरेज किया जाता है वहां पे ये दो कंडीशन आपको रखना एकदम कंपल्सरी है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हो इन सभी का ऑप्शन 18 का बी आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें कि ए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन अभी क्या होता है हम लोग बात कर ही लिए थे। पॉलिनेशन क्या होता है सर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, क्या पूछ रहा है सर, पॉलिनेशन दैट इज द हार्बेरस एंड फॉलोइंग द फीचर्स लाइक। कुछ आपका स्टेटमेंट दिया है जिसमें से इट एंश्योर द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये क्या एंश्योर करता है सर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए एंश्योर करता है। बिटवीन, दूसरा दिया सर बी वाला कि बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट, ये कैरेक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, तो जीनोगैमी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। किसके लिए सर, जीनोगैमी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ये बात कि दो डिफरेंट फ्लावर होंगे, डिफरेंट प्लांट में पॉलिनेशन होगा। साथ ही साथ इसमें जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ये भी क्या होता है, सुनिश्चित किया जाता है। तो ये चीज आपका जीनोटाइप का बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, किसकी बात कर रहे हैं सर, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड द प्राइमरी oocytes रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी मैच्योर स्पर्म्स एंड द ओवम रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में और एक प्राथमिक अंडाणु में परिमाण स्वरूप क्रमशः कितने परिपक्व शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होते हैं। क्या एक एक के होते हैं, या फिर दो एक के होते हैं, या फिर आपके चार एक के होते हैं, या फिर आपके चार दो के होते हैं। तो आपको जब भी ये बात पूछा जाए कि कितने ओव्यूल्स और कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो आप ध्यान देना यहाँ पे चार
चार आपके स्पर्म और एक आपका ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। चलो 21 देख लेते हैं। 21 दिया है द प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी द सेल डिवीजन, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी सेल डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन है क्या गैमिटेंजिया, है ना, गैमिटोजेनेसिस, या फिर आपके oogenesis, या फिर आप बता दोगे एम्ब्रियोनोजेनेसिस, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा जिसमें किसी भी टाइप में कोई भी सेल डिवीजन के लिए इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं देखने को मिलती है। आप बात करो सर गैमिटोजेनेसिस, यानी कि जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। अब वो गैमिट हम मेल की बात कर लें या फिर फीमेल की बात कर लें, oogenesis, है ना, ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, उस दौरान भी क्या होता है, गैमिट का सेल डिवीजन देखने को मिलता है। हमसे नहीं पूछ रहा है, नहीं वाली बात पूछ रहा है। एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का फॉर्मेशन होता है, उस दौरान भी सेल की डिवीजन देखने को मिलती है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस जब भी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, तो उस दौरान किसी भी सेल का डिवीजन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाईस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ए ब्लास्टोसाइट्स इज द फॉर्म्ड ड्यूरिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। क्या पूछ रहा है सर, निषेचन के बाद की घटना के दौरान ब्लास्टोसाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया, ब्लास्टोसाइट का निर्माण होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डेड कवर्ड द ब्लास्टोसाइट। अब ऐसा बताना है, जब ब्लास्टोसाइट बन गया तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको किस नाम से जानते हैं, वो कहां से ओरिजिन होती है। क्या वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, क्या वो एपिडर्मिस कहलाती हैं, मेसोडर्मल ओरिजिन कहते हैं, या फिर ट्रोपोब्लास्ट कहलाती हैं। तो आप बताना सर, आउटर लेयर पूछ रहा है, ओरिजिन की बात नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे हमसे ओरिजिन नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है सर, आउटर लेयर क्या होता है। आउटर लेयर का नाम बता दो, तो वो होता है आपका ट्रोपोब्लास्ट। क्या होता है भैया, ट्रोपोब्लास्ट होता है। तो जितने लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाने वाला है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है द प्रोसेस 23, है ना। क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस रेफर टू द रिलीज ऑफ स्पर्म। क्या पूछ रहा है सर, ऐसा प्रोसेस जहां से स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें क्या हो रहा है, स्पर्म की रिलीज की जाती है। कहां से रिलीज की जाती है, क्या जिनाइटल ऑफिसल से की जाती है, नहीं। एपिडाइडमिस से की जाती है, नहीं। रेटिटेस्टिस से की जाती है, नहीं। लेकिन स्पर्मीफेरस टिब्यूल से किया जाता है भैया। स्पर्मी फेरस टिब्यूल से स्पर्म का सिक्रीशन किया जाता है ना, यानी कि रिलीज किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार मैचिंग में या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेटिटेस्टिस लगाएं कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स लगाएं। तो हमेशा ध्यान देना, सेमनीफेरस टिब्यूल्स को आप क्या करोगे, टिक करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जितने लोग ए बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाने वाला है, करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, 22 के बाद 23 पे आ जाते हैं, सॉरी 23 के बाद 24 पे आ जाते हैं ना, 24 पे आ जाते हैं। 24 दिया है कि द सीमेन कंसिस्ट ऑफ स्पर्म, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, जो सीमेन होती है उसमें क्या कंसिस्ट हुआ रहता है सर, स्पर्म की उपस्थिति होती है। 24 है ना, हाँ 24, ठीक है। स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा, द सेमिनल प्लाज्मा इज फॉर्म्ड बाय। क्या पूछ रहा है सर, जो स्पर्म होता है शुक्राणु, है ना, उसमें सेमनीफेरस जो प्लाज्मा होता है, एक तरल भाग होता है, और वो वेर प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप बताना, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड के मदद से ये क्या होता है सर, सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हो इन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इन द पीरियड्स ऑफ द 9th मंथ। देखना, ये सारा रिप्रोडक्शन से ही क्वेश्चन लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इन द पीरियड ऑफ 9th मंथ द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट
एंड द अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड ऑफ द फीटस। कोई बच्चा है मतलब कोई फीमेल है, फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके अंदर फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। अब फीटस के डेवलपमेंट में जो पहला निर्माण क्या होता है, पहला हम देखने लगते हैं मूवमेंट हो रहा है, और हेयर पे, उसके सिर पे उसके क्या आ जा रहे हैं सर, बाल आ जा रहे हैं। ठीक है, ये बाल जो आ जा रहे हैं ये किस किस मंथ में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा का मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है, बच्चे में सर के सिर पे हेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। तो आप बताना सर, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है ना फीमेल का, तो उस दौरान जो फीटस होता है उस फीटस में क्या होता है सर, उस फीटस में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है ना, बॉडी की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही साथ बॉडी पे हेयर की ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान देना, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार में आप यही सभी बातें आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, इसी तरह हार्ट का फॉर्मेशन कब होता है, आपका डिजिट्स का फॉर्मेशन कब होता है, किस मंथ में होता है, तो इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैचिंग में। ठीक है, मैचिंग में इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा एक सेकेंड देना, 25 का बी। अच्छा यहाँ पे हेयर और हेड की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे 5th मंथ कर लीजिएगा आप लोग। कितने मंथ कर लीजिएगा सर, 5th मंथ कर लीजिएगा। यहाँ चीज 26 देख लेते हैं। 26 दिया है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरिन वॉल। जो यूटेरिन वॉल होता है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो उसको क्या बोलते हैं, क्या पेरीमेटियम के नाम से जानते हैं, एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं, या फिर बोथ एंड बी। जो यूटेरिन वॉल होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका पेरीमेट्रियम, है ना, फिर बोलते हैं उसको एंडोमेट्रियम, फिर बोलते हैं उसको मायोसियम, है ना। तो जो एंडोमेट्रियम होता है ये सबसे इनर वॉल होता है, सबसे इनर वॉल होता है। और जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलता है तो यही वॉल क्या होते हैं, शेडेड ऑफ हो जाते हैं, यही वॉल क्या हो जाते हैं, शेडेड ऑफ हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। और इसका करेक्ट ऑप्शन आप क्या बता दोगे, 26 का ए बता दोगे, पेरीमेट्रियम, है ना। पेरीमेट्रियम की आउटर लेयरिंग होती है आम के गर्भाशय की दीवार पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 दिया है, द प्लेसेंटा। किसकी बात कर रहे हैं, प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं। द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। ये जो प्लेसेंटा है इसी के माध्यम से क्या होता है, बच्चा और मम्मी के बीच में कनेक्शन देखने को मिलता है। अब पूछ रहा है, एक कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू। अब मम्मी जो बच्चे और मदर से जो प्लेसेंटा कनेक्ट हो रहा है, अब वो एम्ब्रियो में किसके सहायता से कनेक्ट होगा, क्या फैलोपियन ट्यूब के सहायता से। फैलोपियन ट्यूब तो वहां वो वाला हिस्सा हो गया ना जहां पे फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हो रहा था, है ना, जहां से फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हो रहा था। तो ये वाला हिस्सा फैलोपियन ट्यूब हो गया। तो यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं सर अम्ब्रिकल कॉर्ड, है ना, गर्भनाल जिसको कहते हैं, या फिर 2 रीनल आर्टरीज। 2 रीनल आर्टरीज तो किडनी पे चल जाए, 1 वेन नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपना आंसर तुरंत ही निकल जाएगा कि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होना चाहिए कि अम्ब्रिकल कॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे 28 पे। देखो अब ये मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए, और मैचिंग वाले जब क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क दिखाओगे, आपका आंसर यहीं से निकल जाएंगे। क्या पूछा जाए सर, देखो क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जाए। 28 अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है सर मिडिल पीस। अब ध्यान दो कि मिडिल पीस पे क्या होता है, जब स्पर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका है सर, स्पर्म की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखोगे, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ऐसा कुछ होता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। हेड रीजन, एक्रोसोम, मिडिल पीस और टेल। क्या बोलते हैं, हेड पीस, मिडिल पीस, एक्रोसोम, टेल। क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या लगा रहता है सर, पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, यानी कि डी का 2 देखो यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 1 दिया, यानी कि दोनों ऑप्शन अपना गलत हो गया। ऑप्शन नंबर या तो बी सी होगा या तो डी होगा। अब देखो टेल क्या काम करता है सर, टेल जो होता है वो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म का। तो ऑप्शन नंबर सी का ए। आगे देख लेते हैं हेड रीजन में क्या प्रेजेंट है सर, हेड रीजन में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या होता है सर, हेड रीजन में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर
बी का 3, बी का यहाँ पे 4 है और बी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और एक्रोसोम की बात करें, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम उपस्थित होता है जो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में मदद साबित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैचिंग वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपका नहीं भी आता हुआ आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 28 के बाद 29 पे आते हैं। तो बताओ बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन, मजा आ रहा है देख के। 29 अगर मजा आ रहा है तो अपने क्लास को में शेयर कर देंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव वीडियो को लाइक कर देंगे। चलो 29 पे आ जाते हैं हम लोग। 29 देखते हैं। टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन को हमको रोकना है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉमनली कंसीडर्ड हैज द विड्रोल मेथड, इसमें कौन सा मेथड है जो विड्रोवल मेथड में हम यूज करते हैं? क्या लैक्टेशनल एमिनोरेरिया, एमेनोरिया, ये भी एक तरह का विड्रोवल मेथड होता है, लेकिन ये किसमें आता है? कॉन्डोम्स या आर्टिफिशियल में आ जाते हैं, पीरियोडिक एब्स्टेंस ये नेचुरल में आ जाते हैं। और हम बात कर लें मैकेनिकल की बात करें तो कॉर्टिकस इंटरप्शस, यानी कि सहवास में रुकावट, यानी कि जैसे ही कॉपुलेशन कर रहा है पार्टनर, है ना, जो मेल है वो कॉपुलेशन कर रहा है, अब उसको ऐसा एहसास हुआ कि मेरा जो स्पर्म है वो इजैकुलेट होने वाला है, रिलीज आउट होने वाला है, तो वो अपने पेनिस को क्या कर ले, विड्रॉल कर ले फिलोपियन ट्यूब से। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से आपका, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, आपका प्रिवेंटेशन देखने को मिल जाएगा। और भी तमाम सारे प्रिवेंटेशन आपको देखने को मिलता है जो कि आप यहां से बता सकते हो। 30 देख लेते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अब देखो कोई कपल्स हैं, कॉपुलेशन कर लिए लेकिन उनको बेबीज नहीं चाहिए, है ना। अब देखो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स लाइक द इफेक्टिव इट इज यूज्ड विद इन। अब जो पाइल्स होती हैं, दवाइयां होती हैं, वो कब हम लोग यूज कर सकते हैं? तो कॉपुलेशन के यानी सेक्स से 72 घंटा पहले, है ना, सेक्स से 72 घंटा पहले अगर हम इसको ले लेते हैं, कोई फीमेल ले लेती है, तो उसको प्रेग्नेंट होने से हम इसको बचा सकते हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग ए बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाने वाला है, करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। थोड़ा सा स्पीड आप हम और बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि according to the ART, the process of transfer of sperm directly into the ovum within the laboratory condition is known as, इसको क्या बोलते हैं, ICSI के नाम से जानते हैं, इंट्रा कॉपुलेशन इसका ये बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 31 का। 32 का देख लेते हैं। 32 है जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ये क्या, किसके लिए, किसमें ये ट्रांसफर होता है, तो इसकी बात बताना है आपको। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन देखो, जायगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, क्या फेलोपियन ट्यूब में हम जायगोट को ट्रांसफर कर दें, या फिर मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा इन द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में ओवा और स्पर्म दोनों को ट्रांसफर कर दे, नहीं। क्या एक स्पर्म इनटू द जायगोट विद द पेट्री डिस्क, नहीं, ये भी नहीं। जायगोट इनटू द एंडोमेट्रियम, ये भी नहीं। हम ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे कि जायगोट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जिफ्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी फेलोपियन ट्यूब में क्या ट्रांसफर कर दे रहे हैं, हम जायगोट का ट्रांसफर करा दे रहे हैं लेबोरेटरी फर्टिलाइजेशन करा के। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। 33 दिया है, इन द केसेस ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिशन, किसकी बात कर रहे हैं सर, द केसेस ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि एसटीडी की बात कर रहे हैं, दैट आर द कॉमनली अमंग द विच एज ऑफ द ग्रुप, यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों में यौन संचारित रोगों में के मामले में आम होते हैं, यानी किस एज पे जो बच्चा होता है ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आ जाता है, जिसमें से एड्स की बात कर लें, है ना, HIV की बात कर लें, तो तमाम सारे हेपेटाइटिस बात कर लें, सब तमाम सारे जो डिजीज होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो क्या 18 से 21 साल के, क्या 15 से 24 साल, 22 से 32 साल, या फिर 12 से 18 साल? तो आप बताओगे सर 15 से 24 साल में ये बच्चा जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के जाल में फंस जाता है। 34 देख लेते हैं। 34 दिया है, द कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड लाइक दैट एक्ट हैज द, क्या पूछ रहा है सर, द कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड that act has the avoiding the
chances of meeting between the sperms and the ovum is known as। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपना लें जिसमें हम स्पर्म और ओवर को ओवम को मीट करने से बचा लें, यानी फर्टिलाइजेशन करने से रोक लें। किसके लिए रोक लें सर? फर्टिलाइजेशन से रोक लें, तो उसको क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बैरियर मेथड आप यहाँ पे बता सकते हो। चलो आ जाते हैं 35 पे। 35 दिया है कि द फर्टाइल पीरियड रेफर टू द फॉलोइंग डेज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो 14 से 17वें दिन तक का जो डे पीरियड होता है, ये क्या होता है? फर्टाइल पीरियड होता है। क्या होता है सर? फर्टाइल पीरियड होता है। इस दौरान अगर फीमेल कॉपुलेट कर रही है तो उसमें 99.9% चांस है कि जो फीमेल है फर्टिलाइज हो जाएगी, है ना, प्रेग्नेंट हो जाएगी। यानी कि 14 से यहाँ पे 15 ऑप्शन दिया है, तो 14 से आप 15 लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 14 से 17 दिन का ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 के बाद 36 पे आते हैं, मैचिंग है। 36 में मैचिंग क्या दिया है कि देखो अब वो कुछ नहीं पता है। अब हम बात करें वेस्कोटॉमी क्या होता है, तो वेस्कोटॉमी क्या होता है सर? मेल में क्या स्टेरिलाइजेशन कर लिया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का ए। चलो 36 की बात कर रहे हैं हम लोग। 36, हाँ, सी का ए कहाँ है? यहां पे है और यहां पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ए नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक ये क्या होता है सर? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को कॉम्बिनेशन करने के लिए होता है, तो और डी का 2 हो जाएगा। डी का 2, यहाँ पे डी का 4 दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस क्या होता है सर? ये मल्टी लोडेड 375 होते हैं। क्या होते हैं सर? मल्टी लोडेड 375, ए का 4, ये भी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को पता है कॉपर रिलीजिंग इंट्रासेप्टिक मेथड डिवाइस मल्टी लोडेड 375, उससे भी ये ऑप्शन क्या कर लेगा? करेक्ट कर लेगा, क्योंकि ए का 4 और कहीं नहीं दिया है, ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 36 का बी जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? सही हो जाने वाला है। ठीक है, 37 पे आ जाते हैं हम लोग। 37 दिया है कि देखो, अच्छा ये उसी का है, ये देखो 38 देख लेते हैं। ये पेडिग्री एनालिसिस की बात की गई है। ये जब भी आपको स्क्वायर दिखा मिल जाए, क्या मिल जाए? जब भी आपको स्क्वायर दिखा मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है? मेल होता है। और जब भी आपको गोला बना मिल जाए, ये क्या होता है? इसका फीमेल होता है। जब भी आपको स्क्वायर में ये शेडेड मिल जाए, तो यहाँ क्या बोलते हैं? एफेक्टेड मेल की बात करेंगे। और इसकी क्या बात करेंगे? एफेक्टेड फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन क्या दे रहा है सर? ये क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड होते हैं। ये क्या होते हैं सर? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड होते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड। क्या बताओगे सर? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, 39 के बाद 38 के बाद 39 देख लेते हैं। 39 दिया है कि the phenomena of single gene expressing more than the one character is known as। क्या दे रहा है कि एक जीव द्वारा एक से अधिक लक्षण व्यक्त करने वाले घटना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कोडोमिनेंस कहा जाता है? क्या उसको मोजेक्सी कहा जाता है? पैलियोट्रॉफी कहा जाता है? पॉलीजेनिक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? थोड़ा ऑप्शन आप देख के ध्यान से उसको देखना और फिर बताना। और आप लोग मुझसे कई बच्चे बता रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिए, तो आप बताओ पैलियोट्रॉफी यहाँ पे आप क्या बता दोगे? सही बता दो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 40 पे आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा स्पीड देकर हम लोग इसको खत्म करेंगे। 40 है कि इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो इज ऑब्टेन 9:3:1। द रिप्रेजेंटेशन रेफर टू, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसको रेफर कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 40, है ना। तो बताओगे इन द केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं, इन द मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस ये भी नहीं, इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस ये भी नहीं। बताओगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलेलिक ऑफ द टू जीन्स आर द सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन नंबर डी अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 41 पे। 41 पे आ जाते हैं और देखते हैं 41 क्या दिया है। इन द इफ द वुमन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है, डिजीज होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग देखने को नहीं मिलता है। इसी को रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। दैट्स मैरी द नॉर्मल मैन, ये किसी नॉर्मल मैन से मैरी शादी कर ली तो उसका जो बच्चा होगा वो क्या होगा, उस 75% जो मेल होगा वो क्या होंगे सर, नॉर्मल होंगे, लेकिन जो 25% जो फीमेल होंगी वो क्या होंगी, डिजीज अफेक्टेड होंगी। तो ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। जो 75% मेल हैं वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, लेकिन जो 25% जो फीमेल जो ऑप्टेंड होंगी वो क्या होंगी सर, डिजीज वाले होंगे। तो 41 का डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। 42 देख लेते हैं। 42 है द थ्री, कोई 3 भाई बहन है, ठीक है, एक परिवार में 3 भाई बहन का रक्त समूह ओ है, ए बी है और ए है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है ओ है, ए बी है, ए है, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए ब्लड ग्रुप ए है ना, ग्रुप ए है, तो इसका एंटीजन क्या होगा, तो इसका जो एंटीजन होगा वो क्या होगा सर, बी होगा, और इसकी जो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ये क्या होगा, ए होगा। अच्छा, जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसका जो एंटीजन होता है, एंटीजन जो होता है वो ए होता है, और एंटीबॉडी जो होता है वो क्या होता है, बी होता है। अगर पूछा जाए कोई ब्लड ग्रुप है ए बी वाला कैसे होगा, तो इसमें जो एंटीजन होगा ना वो ए भी होगा और बी भी होगा, लेकिन इसके एंटीबॉडी नहीं होंगे, एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं यहाँ पे जो होते हैं उनका जो एंटीजन वो क्या होता है, नील होता है, एंटीजन कोई नहीं होता है। लेकिन एंटीबॉडी की जब बात करेंगे, एंटीबॉडी में ए और बी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ये ब्लड ग्रुप से एंटीजन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अच्छा और पूछा जाएगा सर ये एंटीजन कहाँ लगे रहते हैं, एंटीजन जो होते हैं ये आरबीसी के सरफेस पे लगे रहते हैं, आरबीसी के सरफेस पे लगे रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा सर कि ब्लड ग्रुप ओ, ए और बी, ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं, यहाँ पे कलर हम चेंज कर दें आप लोग के लिए, कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं ना, ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ये क्या होते हैं सर, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। और ए बी वाले होते हैं क्या, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाएगा आपका एंटीजन आई ए और आई बी वाला यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 43 पे आ जाते हैं। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, अब देखो यहाँ साइंटिस्ट से क्वेश्चन आ गया, क्या दे रहा है, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एक्स क्रोमोसोमल इन द फ्यू इंसेक्ट वाज। अब ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताना है जो सबसे पहले एक्स क्रोमोसोमल का बात किया था, तो वो था आपका हैंकिंग्स 1891। अगर ईयर पूछ लिया आपसे तो आप बता देना सर 1891 में सबसे पहले ये ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 44 पे। 44 है द डिजीज लाइक द सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोई डिजीज है उसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर द एग्जांपल ऑफ डिसऑर्डर। ये जो हीमोफीलिया या फिर सिस्टिक सिस्टिक वाला है डिजीज, ये किसका एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, क्या नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जांपल है, नॉन ऑफ द अबव हटाओ, सेक्स लिंक एबनॉर्मेलिटी नहीं, मेंडेलियन डिसऑर्डर का ये एग्जांपल होता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस और साथ ही साथ आप हीमोफीलिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे क्या कर दोगे, करेक्ट कर दोगे 44 का। 45 की बात कर लें, 45 देख लो मैचिंग है, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि एक्स वाई की जब बात करेंगे तो हम मेल की बात करेंगे, एक्स की बात करेंगे तो फीमेल की बात करेंगे, है ना। कहीं भी आपको जेड डब्ल्यू दिख जाए तो ये हम किसकी बात करेंगे, बर्ड्स की बात करेंगे। और कहीं भी आपको एक्स ओ मिल जाए तो ये हम किसकी बात करने वाले हैं, इंसेक्ट की बात करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक्स, यहाँ पे देखो एक्स बात कर रहे हैं यानी कि फीमेल की बात करेंगे, यानी कि फीमेल ड्रोसोफिला। एक्स वाई की बात करें यानी कि मेल ग्रासहोपर। जेड की बात कर रहे हैं यानी कि आप बता दोगे सर फीमेल बर्ड्स, है ना, जेड है ना, जेड है तो फीमेल बर्ड, और जेड डब्ल्यू होगा तो मेल बर्ड्स। यहां पे क्या होगा सर, जेड डब्ल्यू, ठीक है, हटाओ। एक्सओ हो जाएगा,
XO होगा किसका, XO होगा किसका, सॉरी गलती हो गया, थोड़ा सा हल्का सा गलती हो गया क्या, हल्का सा गलती हो गया, 45 का XO जो होगा वो होगा आपका मेल ग्रासहोपर, यानी कि इंसेक्ट की बात कर रहा है। अच्छा हाँ, वही गड़बड़ हो गया था आपका। जो XX की बात करेंगे वो क्या होगा सर, फीमेल बर्ड्स की बात करेंगे, फीमेल बर्ड्स, XX फीमेल बर्ड, फीमेल बर्ड्स, ठीक है। ZW किसकी बात करेंगे हम लोग, फीमेल इंसेक्ट, वही हम बोल रहे हैं, फीमेल इंसेक्ट। जेड किसकी बात करेंगे हम लोग, तो जेड फीमेल बर्ड्स की बात करेंगे। XY किसकी बात करेंगे, XY हम लोग बात करेंगे ह्यूमन मेल की, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो हल्का सा थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 45 हो गया, 46 पे आ जाते हैं। 46 है कि इन प्रोकैरियोट्स, किसकी बात कर रहे हैं, इन प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे सर, बैक्टीरिया की बात करेंगे, जिसमें वेल डेवलप, है ना, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। द लैक द ऑप्रोन, यानी कि लैक ऑप्रोन की बात कर रहे हैं। लैक ऑप्रोन मॉडल दैट रेगुलेट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वाज प्रपोज्ड बाय तो जैकब्स एंड मोनोड, है ना। मोनोड और जैकब के द्वारा ये क्या किया गया था, सबसे पहले बताया गया था। आगे बात कर लेते हैं 47 की। 47 है इन द लैक ऑप्रोन द ई कोलाई, ई कोलाई क्या होता है सर, बैक्टीरिया होता है। द लैक ऑप्रोन इन द ई कोलाई इज जीन कोडेड फॉर, अब ये जो लैक ऑप्रोन होता है सर लैक्टोज के लिए ऑपरेट करता है, किसके लिए ऑपरेट करता है सर, लैक्टोज के लिए। और इसमें जीन एप्रोन ई कोलाई में क्या रेगुलेट करता है, रेप्रेसर, है ना, रिप्रेसर जीन जो होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो 47 का बी आप यहाँ पे करेक्ट कर दोगे। 48 देख लेते हैं। 48 है इन डीएनए डबल हेलिक्स, किसकी बात कर रहा है सर, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की बात कर रहा है। द कॉन्सिस्ट ऑफ द प्यूरिन एंड पैरामिडिन दैट बॉन्डेड विथ ईच अदर टुगेदर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द फिक्स बॉन्डिंग बिटवीन देन रिस्पॉन्सिबल टू द, अब यहाँ पे जो फिक्स बॉन्डिंग होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, 48 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या एंटी पैरेलल नेचुरल डीएनए डबल स्टैंडर्ड की बात करता, नहीं। क्या यूनिफॉर्मल लेंथ ऑफ ऑल डीएनए की बात करता, नहीं, यूनिफॉर्मल की बात नहीं करता है। ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए की बात करता है, किसकी बात करता है सर, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव कहीं भी दिखे आपको, आप उसको डीएनए में दिख रहा है, आप उसको करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 49 देख लेते हैं। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान द सिंथेसिस ऑफ द वन स्टैंडर्ड इज डिसकंटिन्यूअस, जो सिंथेसिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वो किसके वजह से हो सकता है, तो क्या बता सकते हो, डीएनए मॉलिक्यूल्स बिगिन द सिंथेसिस इज द वेरी लो एंड ओनली वन स्टैंडर्ड इज द नीडेड टू सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली, ये बात गलत हो जाएगी। बी ऑप्शन देखो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली वन इन द डायरेक्शन 5-3 डायरेक्शन, ये बात अपनी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी अपनी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये गलत हो जाएगा, ओनली वन डायरेक्शन दे रहा है पॉलीमराइजेशन ऑफ द, नहीं ये डिपेंडेंट, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है कि द नेट नेगेटिव चार्ज, क्या दे रहा है सर, नेट नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है कि ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड द हिस्टोन, हिस्टोन और डीएनए में कौन कौन से चार्ज होते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है सर, डीएनए में कौन से चार्ज होते हैं सर, निगेटिव चार्ज होते हैं, कौन से चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। और हिस्टोन में कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। हिस्टोन में क्या होता है सर, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हिस्टोन क्या होते हैं सर, प्रोटीन होते हैं, है ना। हिस्टोन क्या होते हैं सर, प्रोटीन होते हैं, और इसमें 8 प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं सर, H2A, H2B और H3H4 की दो दो कॉपियां होती हैं, HB कर लो, H3 और H4, है ना। इनकी दो दो कॉपियां देखने को मिलती हैं, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा आपका टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा।
तो ये रहा आपका आज का पेपर नंबर 3 जो कि हम लोग MCQ सॉल्व कर लिए। आई होप ये क्लास समझ में आई होंगी। अगर क्लास समझ में आई है तो क्लास को लाइक कर देंगे, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी लोग अटेंडेंस लगा देंगे लाइक के माध्यम में, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे कि भैया यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर को सॉल्व करते हुए एक अच्छा अपने पास क्वेश्चन का कलेक्शन कर लेंगे, जो कि आपके COT के एग्जाम में एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल साबित करने वाला है। ना कि COT के एग्जाम में, साथ ही साथ और भी कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम देना चाहते हो तो वहां पे भी इसको आप यूज में ला सकते हो। ठीक है, तो आई होप अच्छी हुई क्लास। यहाँ पे जो भी बातें नोट किए थे सारी बातें अपने कॉपी में नोट कर लिए होगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, जो लोग सिलेबस नहीं देखे हैं, COT लास्ट ईयर का PYQ नहीं देखे हैं, सबसे पहले इसी चैनल पे आप क्या कर लोगे, PYQ को भी देख लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए।